नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 13 अगस्त 2025। तो देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ हमारे काम की है। ठीक है, अगर देखा जाए कि आज कौन सा डे सेलिब्रेट होता है तो याद रखना आज का जो डे है यानी कि 13 अगस्त है, हम उसको किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं? तो हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, किस नाम से उसे मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के नाम से बनाया जाता है। यानी कि जितने भी लोग होते हैं जो ऑर्गन डोनेट कर देते हैं मरने से पहले, हमें उन सभी लोगों को क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए और हमें लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि वो लोग भी क्या करें, ऑर्गन डोनेशन का काम करें, ताकि जो लोग जिन भी किसी ऑर्गन से उनके पास नहीं है तो उनको भी क्या मिल जाए, उनके ऑर्गन्स यूज में आ सके। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हैं ना, आगे चल के हम पढ़ेंगे। आज के हिंदू एडिटोरियल में भी है ना, और इवन आपके इंडियन एक्सप्रेस में भी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखे गए हैं, तो हम उसको आगे चल के डिस्कस भी कर लेंगे। तो चलिए इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। और आज की जो हमारी पहली जो न्यूज़ है वो हमारे काम की है, बहुत ज़्यादा काम की है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इसे पढ़ते आ रहे थे कि जो आपके जस्टिस वर्मा थे ना, जो दिल्ली हाई कोर्ट में थे, उनके घर में आग लगती है ना। हम शॉर्ट में समझते फिर यहाँ पहुँचते हैं, काफ़ी बार हमने पढ़ा है। और जब उनके घर में आग लगती है तो जब उनके आग को बुझाया जाता है तो पता चलता है कि वहाँ पर क्या था, करोड़ों रुपए जले हुए मिले। जब पता चला कि करोड़ों रुपए जले हुए मिले तो बात निकल जाती है, तो न्यूज़ में आ जाती है, तो कहा जाता है कि उन्हें क्या कर देना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए या उसे रिमूव कर देना चाहिए उसकी पोस्ट से। बट ऐसा नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट उसका ट्रांसफर कर देता है और कहाँ पर, दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें ट्रांसफर करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बाद में मुद्दा और ज़्यादा गर्मी पकड़ लेता है, धीरे धीरे बातें बढ़ने लगती हैं और आगे चलकर ऐसा आता है कि उनके ऊपर इम्पीचमेंट लाने की बात हो जाती है, यानी कि उन्हें रिमूव करने की बात हो जाती है। तो बस सिंपल से याद रखना अभी क्या हो रहा है, तो the fact connected in the present case point towards corruption and they are eligible for action as per articles 124, 217 and 218 of the Constitution of India। कौन कह रहा है? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो देखो होता क्या है ना, जब भी कभी मैंने कहा कि मान लो कोई सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या फिर कोई हाई कोर्ट का जज है, ठीक है, तो उसको हटाने का क्या प्रोविजन होता है? तो याद रखना, इनको हटाने का प्रोविजन जो होता है ना, बड़ा ही टिपिकल होता है ना, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। और ये भी एक रीजन है कि आज तक किसी को हटाया नहीं गया है ना। बहुत सारे जजेस थे जिनको हटाने की प्रोसेस चली थी, लेकिन आज तक हटा कोई नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना, ये फैक्ट याद रखना। बहुत सारे जजेस थे, जैसे 1990s में एक जज था, उसको हटाने की पूरी प्रोसेस कर ली जाती है ना, सब कुछ हो जाता है, 2/3 मेजोरिटी से भी पास आउट हो जाता है, लेकिन लास्ट में जो एक पार्टी होती है ना, वो अपना क्या कर लेती है, यानी कि लोकसभा उसमें विड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद उनको नहीं हटाया जाता है। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। तो सबसे फैक्ट बात करते हुए चलते हैं कि इन जजों की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। बट अगर इनको रिमूव करना हो, है ना, रिमूवल प्रोसेस जो होती है वो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो कहाँ चलती है? पार्लियामेंट में चलती है। और सबसे बड़ी बात यही है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे कह सकता हूँ कि जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा इंडिया का है। उसकी खासियत भी यही है ना, कि उसको खूबसूरती के कुछ रीजन है। क्या रीजन है? तो देखो, उसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, लेकिन जब उसे हटाना होगा तो हटाने के लिए कौन आ जाएगी? पार्लियामेंट आ जाएगी। और पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद लास्ट में प्रेसिडेंट ही उसके रिमूवल प्रोसेस को अनाउंस कर देता है। ठीक है, तो होता क्या है समझना, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। बस दो कंडीशन लिखी हुई है। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात करता है, आर्टिकल 217 हाई कोर्ट के जजों की बात करता है। और इसमें बस दो ही कंडीशन लिखी हुई हैं, और वो दो कंडीशन क्या है? वो दो कंडीशन बस इतनी है कि अगर क्या हो उसके अंदर, प्रूवन मिसबिहेवियर, ठीक है, यानी कि वो किसी के साथ मिसबिहेव करे, या फिर प्रूवन इनकैपेसिटी, यानी कि वो क्या है, इनकैपेबल है अपने काम को करने में। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो कि प्रूवन इनकैपेसिटी क्या होती है और जो प्रूवन मिसबिहेवियर होता है उसे आप कैसे डिफाइन करोगे। अलग अलग केसेस में इनको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है।
तो प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है। तो ये जस्ट कंडीशन है, ये जस्ट बेस है ना, उसके बाद की जो प्रोसेस होती है ना वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। तो बाद वाली जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो क्या होती है वही हमें समझना है। तो अगर ये दोनों के दोनों कंडीशन में कोई और है ना, कोई भी अगर उसमें एक प्रूव हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि उसको वहां से हटा दिया जाए। लेकिन हटाने के लिए फिर क्या होता है समझना, हटाने के लिए ये होता है कि लोकसभा के 100 मेंबर्स, ठीक है, या राज्यसभा के 50 मेंबर्स अगर उसके इन कैपेसिटी ऑफ जो प्रूवन मिसबिहेवियर और जो प्रूवन इनकैपेसिटी उससे एग्री कर जाते हैं, तो उसके बाद उसके ऊपर क्या शुरू हो जाएगा, इंपीचमेंट शुरू हो जाएगा, उसे हटाने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और जब रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट होगी तो रिमूवल प्रोसेस जो होगी, याद रखना जब ये यहां पर आता है ना, सारे फैक्ट याद रखना, जब ये यहां पर आता है तो जरूरी नहीं है कि लोकसभा या जो राज्यसभा में वो पास हो गया उसके बाद वहां पर जो प्रेसाइडिंग जो चीफ है यानी कि जो लीड कर रहा है उन्हें, जैसे कि लोकसभा में स्पीकर होता है और राज्यसभा में चेयरमैन होता है, एंड चेयरमैन जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। तो जरूरी नहीं है कि वो उसे एक्सेप्ट करें, वो उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, समझ गए। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं और इतने लोग उसमें एग्री कर जाते हैं तो उसके ऊपर रिमूवल प्रोसेस चलेगी और फिर ये बातें चलेंगी कहां पर, पार्लियामेंट में। फिर पार्लियामेंट क्या करेगा, फिर पार्लियामेंट में बनाई जाएगी, याद रखना, 3 मेंबर कमेटी। क्या बनाई जाएगी, 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी, उसमें 3 मेंबर होंगे, ठीक है। और उस 3 मेंबर कमेटी का काम है कि उसके ऊपर लगाए गए जो एलिगेशंस होते हैं है ना, मिसबिहेवियर के और जो इनकैपेसिटी के, उनको जांचना, उनकी इंक्वायरी करना और उनकी इंक्वायरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट को कहां पर रखना, पार्लियामेंट में रखना। और जब वो रिपोर्ट रखेगा उसके बाद याद रखना 2/3 मेजोरिटी से उस रिपोर्ट को क्या होना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अगर ऐसा हो जाता है 2/3 मेजोरिटी से वो पास हो जाता है कि हाँ ये गलत है, ये गलत है, उसके बाद जो पार्लियामेंट होती है वो उसे रिमूव कर देती है, प्रेसिडेंट उसके रिमूवल का ऑर्डर पास कर देता है, समझ गए। ये बड़ी देखने में सिंपल है लेकिन वैसे बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर मान लो किसी एक हाउस ने भी पास नहीं किया तो भी वहीं फेल हो जाना है, तो जज को हटाना इतना आसान नहीं है ना, बिल्कुल भी आसान नहीं, ध्यान रखना, बहुत ही टिपिकल प्रोसेस होती है। ये भी एक रीजन है कि आज तक कोई जज हटा ही नहीं है। बस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 कंडीशन लिखी है। फिर ये सब कहां से आया, 2/3 मेजोरिटी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये सब हमने कहां लिखा, तो एक एक्ट याद रखना सिंपल सा, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। तो ये जो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 है इसके अंदर ये सारे के सारे प्रोविजन लिखे हैं जो मैंने अभी तुम्हारे साथ डिस्कस किए हैं, समझ गए। ये बेसिक सी बातें याद रखना, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। क्राइटेरिया क्या होता है, रिमूवल इज परमिटेड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और द इनकैपेसिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म्स प्रूव्ड मिसबिहेवियर और द इनकैपेसिटी। द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 रेगुलेट्स द प्रोसीजर फॉर द रिमूविंग एन सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज। तो कौन करता है, तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 से इस प्रोसेस से उनको हटाया जाता है। तो इस 3 मेंबर काउंसिल में कौन है, याद रखना, द इंक्वायरी कमेटी कंप्राइजेस सुप्रीम कोर्ट का जज है जो है जस्टिस अरविंद कुमार, नाम याद रखना। एक मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, कौन है, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। तो एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है इसमें, एक हाई कोर्ट का जज होता है और एक कोई भी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट ले लिया जाता है। जैसे इसमें तीसरा कौन है, सीनियर कर्नाटक हाई कोर्ट के एडवोकेट बीवी आचार्य। तो तीनों नाम याद रखना, तीनों उसके मेंबर बने हैं। अब ये अपनी रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट को सबमिट करेंगे किसमें, पार्लियामेंट में। फिर लोकसभा राज्यसभा की 2/3 मेजोरिटी से पास होगा जिसे हम स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। और उसके बाद अगर वो पास हो जाता है तब जाकर उसको क्या कर दिया जाएगा, पोस्ट से हटा दिया जाएगा, समझ गए। ये होती है उसकी प्रोसेस। काफी दिन से न्यूज में रहा था, है ना, तो सिंपल से याद रखना, 3 मेंबर काउंसिल, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। वो एक्सेप्ट करे ना करे इनिशियली वो बाद की बात है, लेकिन एक बार स्टार्ट हो गया फिर तो वो प्रोसेस चलने लग जाती है, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लेकिन उसको निकालता कौन है, पार्लियामेंट। ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। जब हट जाएगा, क्योंकि अभी सेशन चल रहा है हमारा, जो आपका मानसून सेशन है वो चल रहा है, लेकिन अगर वो हट जाते हैं तो पहला जज बन जाएगा, नहीं हटेगा
तो नहीं हटेगा। देखते हैं उसमें क्या होता है। और याद रखना, इसमें जो जस्टिस वर्मा है उन्होंने अपना जो नाम है, चलो बताना मुझे उन्होंने किस नाम से केस रजिस्टर किया है ना, ये न्यूज में भी आया था, देखते हैं कौन बताता है ना। उन्होंने कहा कि मेरा नाम जो है ना वो उजागर नहीं होना चाहिए, हाईलाइट नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक है। तो वो किसी दूसरे नाम से केस चल रहा है उनका, तो बताना उस केस का नाम क्या रखा उन्होंने, ठीक है। देखते हैं कौन कौन आप में से न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता रहता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट। गवर्नमेंट फेल्स टू ट्रांसफर 3.69 लाख करोड़ सेस टू डेजिग्नेटेड फंड्स CAG। अब देखो इसमें पढ़ने के बहुत सारी चीजें ना, क्या क्या बहुत सारे टर्म ऐसे लिखे हैं जो एटलीस्ट मुझे पता होने चाहिए। तो देखो सिंपल सी हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले CAG पढ़ लेते हैं ना, CAG क्या है, फिर हम सेस और इसके ऊपर पहुंचेंगे। CAG क्या होता है? CAG हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा इस क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका आर्टिकल है 148 है ना, 148, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये हमारे यहाँ पर जो बजट का पैसा होता है उस बजट के पैसे को क्या करता है, उसको ऑडिट करता है, ठीक है। उसकी अकाउंटिंग और उसकी ऑडिटिंग का काम करता है। हालांकि अकाउंटिंग का काम जो 1975 से हमने किसको दे दिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को दे दिया, CGA को दे दिया। हमने पढ़ा हुआ है पॉलिटी के अंदर, जो आज के दिन SS दुबे साहब उसको कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग तो यही करता है। तो बस इतना सा समझना कि जब भी कभी बजट का पैसा आता है या जब भी कोई पैसा सरकार के पास पहुंचता है, उस पैसे का ढंग से जिस जगह यूज होना चाहिए था वहां हुआ कि नहीं हुआ, तो उस पर करप्शन तो नहीं हुआ, इस चीज को चेक करने के लिए CAG बैठा होता है। और जो CAG होता है वो मोस्टली किसको बनाया जाता है, IAS ऑफिसर्स को बनाया जाता है। ध्यान रखना, CAG बनाने के लिए क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट के हाथ से एक ऑर्डर पास होता है जिसे हम कहते हैं आपका वारंट इश्यू होता है, ठीक है। और उनकी अपॉइंटमेंट कर दी जाती है, मोस्टली IAS को बनाया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, जो CAG होता है ना वो क्या करेगा, बजट के पैसे की ऑडिटिंग कर रहा है। और स्टेट के लिए वो दोनों काम करता है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों करता है। सेंटर के लिए 1975 से अब तक सिर्फ वो ऑडिटिंग कर रहा है, अकाउंटिंग CGA को दे दिया गया है, ठीक है, पढ़ा हुआ है हमने। अब ये क्या करता है, अपनी जो रिपोर्ट बनाता है ना, उस रिपोर्ट को किसे देता है, प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट ने उसे बना रखा है। अब प्रेसिडेंट भी किसका आदमी होता है, प्राइम मिनिस्टर, यानी कि वही सब पार्टी के लोग होते हैं, वही अपने कैंडिडेट को बनाते हैं। अब प्रेसिडेंट जो होता है वो उसे पार्लियामेंट में रखता है। अब पार्लियामेंट में कौन बैठे हैं, हमारे द्वारा इलेक्टेड मेंबर बैठे हैं, पैसा हमारा है, तो हमारे पैसे पे करप्शन हुआ कि नहीं हुआ उस बात को चेक करने के लिए हमारी तरफ से जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो एक कमेटी बनाते हैं। और उस कमेटी को क्या कहा जाता है, उस कमेटी को PAC कहते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी। और ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, 22, 15 आर फ्रॉम लोकसभा एंड 7 आर इलेक्टेड फ्रॉम द राज्यसभा, ठीक है। और इसका जो हेड होता है, इसको जो चेयर करता है वो कौन होता है, तो पहले इसका हेड हुआ करता था कौन, लोकसभा का स्पीकर, जैसे आज के दिन आपके ओम बिरला जी हैं, ठीक है, अभी आए थे, है ना, अभी देखा था हमने न्यूज में। और 1967 तक ऐसा रहा। 1967 के बाद हमने क्या किया, इसमें जो हेड था वो किसे बना दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन को बना दिया, जो कि आज के दिन कौन है, राहुल गांधी। और वो इस बात को चेक करते हैं कि क्या सही में करप्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जो स्पीकर होता है वो भी उसी पार्टी का इलेक्ट होता है, ओम बिरला BJP के ही, आप जानते हो ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार अपने आप को बचाने के लिए जगह जगह पर फिल्टर लगाए, तो उसके लिए हमने क्या किया, लीडर ऑफ अपोजिशन को उसका हेड बना दिया, मोस्टली बना दिया जाता है जनरली, है ना। अब समझना, ताकि करप्शन पकड़ा जा सके। और पिछले 10 साल से लीडर ऑफ अपोजिशन कोई था ही नहीं, तो आप समझ सकते हो उसके बाद, है ना। अब हुआ क्या एक्चुअल में, अब धीरे धीरे क्या हुआ, CAG ने एक रिपोर्ट बनाई और CAG ने कहा कि पिछले साल ऑलमोस्ट 3.69 लाख करोड़ रुपए जो सेस इकट्ठा किया था सरकार ने उस जगह रखा ही नहीं जहां उसे रखना था। बात समझ रहे हो, क्योंकि इसी का काम है ऑडिटिंग करना, इसी काम में पूरा कहां पर करप्शन हुआ कहां पर नहीं हुआ। जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे में 18 करोड़ रुपए मिले थे, 250 करोड़ रुपए दिखाए गए, करप्शन हो रहा था, कौन पकड़ा, CAG पकड़ा, है ना। बोफोर्स स्कैम CAG ने पकड़ा। तो सब यही करता है ना। लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला बहुत फेमस, आप जानते हो ना, कि वो CAG ने पकड़ा। अब CAG ने कहा कि जो सेस का पैसा था उस सेस के पैसे को वहां एलोकेट नहीं किया गया जहां करना था। अब तुम्हारे सामने एक नया चैलेंज आ चुका है कि सेस क्या होता है और सरचार्ज क्या होता है। तो सिंपल सा समझना, देखो, एक होता है सेस, ठीक है, और एक होता है सरचार्ज। अब सेस और सरचार्ज क्या होते हैं समझना। सेस का मतलब होता है कि मान लो कोई प्रोडक्ट था 100 रुपए का,
ठीक है, जैसे पेट्रोल। और पेट्रोल जब तुम चलाते हो तो तुम्हें पता है कि पेट्रोल से जब तुम गाड़ी चलाते हो तो पोल्यूशन होता है। तो सरकार कहती है कि हम तुम्हारे द्वारा चलाए गए पेट्रोल की गाड़ी से होने वाले पोल्यूशन से, है ना, जब इंजन में कंबशन होता है तो गैसें निकलती है ना, तो पोल्यूशन करती है, तो हम उससे एनवायरनमेंट को जो नुकसान होता है उसको फुलफिल करने के लिए हम तुमसे चाहते हैं तुम पैसा दो। तो वो हमसे 100 रुपए के पेट्रोल के ऊपर मान लो उन्होंने 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, 10% सेस ले लिया मुझसे, तो पेट्रोल मुझे कितना पड़ा मेरी जेब में? 110 रुपए का पड़ा। तो एक्चुअल में मैं 100 रुपए के पेट्रोल पे, मैं बाकी के टैक्सों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सेस की बात कर रहा हूं, तो मुझे 10% एक्स्ट्रा पे करना पड़ा इन द नेम ऑफ सेस, ठीक है, एनवायरमेंट सेस। देखो सरकार कहेगी कि यार गरीब लोग बहुत है भारत में, अब गरीबों को मुफ्त खाना देना है, तो तुम अगर एसी खरीदोगे तो तुम्हें हेल्थ के नाम पे टैक्स देना पड़ेगा ताकि गरीब आदमी का उपचार हो सके, इलाज हो सके, है ना। तुम अगर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके 5-5 हजार रुपए का खाना खाते हो तो तुम्हें हेल्थ सेस देना पड़ेगा। समझ में आ रही है कि कल को तुम बीमार हो गए तो हम तुम्हारे लिए स्कीम लेकर आते हैं। तो सेस हर चीज पर लिया जाता है ना। आप कुछ भी खरीदती हो ना, सरकार उसमें सेस जरूर लेती है कि मैं उस भले के लिए पैसा यूज करूंगा, और सरकार वो करे ना करे वो कोई देखता नहीं है। तो सीएजी ने बताया कि सरकार ने पिछले साल 3.69 लाख करोड़ रुपए सेस इकट्ठा किया। सोचो कितना पैसा होता है, और उस पैसे को वहां एलोकेट नहीं किया जहां करना चाहिए था। जैसे मैंने ये लैपटॉप खरीदा और मुझसे इससे के नाम पर ले लिया गया कि भाई तुम्हें 10% सेस देना होगा एजुकेशन के नाम पे। तो मैंने कहा ठीक है यार, चलो मेरे लैपटॉप लेने से, मैंने 50,000 का लैपटॉप लिया, मान लो 10% उसने मुझसे ले लिया, तो उससे कोई गरीब बच्चा पढ़ेगा, उसके लिए स्कूल बनाया जाएगा, सरकारी उसको खाना दिया जाएगा, जो भी है। लेकिन बाद में मुझे पता चला वो पैसा तो यूज ही नहीं हुआ, वो पैसा तो सरकार ने अपने पास ही यूज कर लिया, तो हो गया ना करप्शन। तो ये होता है सेस। आई थिंक समझ गए होंगे। एक होता है सरचार्ज। सरचार्ज होता है कि मान लो मेरी सैलरी है 100 रुपए, ठीक है, जो कि बहुत हाई इनकम है, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, है ना। तो मेरी सैलरी के ऊपर टैक्स ऑन टैक्स के नाम से एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया मेरे ऊपर, जिसको कहा गया सरचार्ज। मान लो 10% लगा दिया, तो कितना हो गया? 110 रुपए, यानी कि 10 रुपए मुझसे एक्स्ट्रा ले लिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने इधर भी वही कहानी समझा दी, इधर भी वही कहानी समझा दी, हमें तो पल्ले नहीं पड़ रहा कि वो क्या रहा है। तो बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस याद रखना कि जो सेस होता है ना, इस सेस को जो स्टेट होता है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जिस नाम से वो पैसा लेती है उसी नाम से लिए गए पैसे, जैसे मान लो एजुकेशन के नाम पर लिया, तो उस पैसे को एजुकेशन के ऊपर ही उसे क्या करना होगा? खर्च करना होगा। उस पैसे को याद रखना, कभी भी स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाता है। स्टेट के साथ शेयर किया जाता है वो पैसा, आई थिंक आपको याद होगा, फाइनेंस कमीशन। उसका काम यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी, जो पैसा कमाएगी, वो स्टेट के साथ शेयर करेगी। याद है 15th फाइनेंस कमीशन 41% शेयर करता है ना। 16th अरविंद पनगड़िया आने वाला है, थोड़ा थोड़ा याद करो, बहुत दिन पहले पढ़ा था हमने, है ना। वो दोबारा से उसे 50% करने की बातें कही जा रही है। तो वो होता है एलोकेशन ऑफ द मनी, है ना, दोबारा से पैसा को बांटना। इसमें होता है कि सेस का पैसा बांटा नहीं जाएगा, सेस का पैसा जहां लगाना था वहीं लगाया जाएगा, ठीक है। अब सरचार्ज में क्या होता है? सरचार्ज में टैक्स का जो पैसा है ना, वो स्टेट को शेयर नहीं होगा, वो सारा पैसा यूनियन गवर्नमेंट का होता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जहां चाहे, जहां उसकी मर्जी हो वहां यूज कर सकता है, वो फिक्स नहीं है कहां पैसा यूज करेगा। इसलिए सरकार सरचार्ज लेती है, वो सीधा उसी के पास जाता है, उसका शेयर स्टेट के पास पहुंचता नहीं है। सेस का पैसा लेती है, सेस सरकार खर्च नहीं करती है, क्योंकि सीएजी बता रहा है ये बात, समझ गए। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। आई होप समझ में आ गई होगी बात। तो एक होता है सेस फॉर सम पर्पज, किसी पर्पज के लिए लगाया जाता है, चाहे एनवायरनमेंट के नाम पे, चाहे एजुकेशन के नाम पे, चाहे आपके खाने पीने के नाम पे, किसी के नाम पर भी लगा दे, ठीक है। और सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और हमारा जो एट प्रेजेंट सीएजी कौन है, तो चलो देखते हैं कौन बताता है। हु इज द करंट सीएजी ऑफ इंडिया? हालांकि हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अपडेट करते रहना, जो एट प्रेजेंट डाटा होते हैं वो बदलते रहते हैं ना। किसी बच्चे ने 6 महीने पहले पॉलिटी पढ़ी होगी तो मैंने कुछ और लिखवाया होगा, उसके पहले कुछ और, यानी कि डाटा बदलते रहते हैं, क्योंकि ये चीजें चेंज हो जाती हैं कई बार, ठीक है। तो देखते हैं कौन बताता है हु इज द करंट सीएजी ऑफ इंडिया, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे।
ना, ये सब इसी में है ना। द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द शॉर्टफॉल इन द ट्रांसफर वाज टू डू विद द ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, है ना। ऑयल इंडस्ट्रीज जो पैसा लिया गया वो ट्रांसफर ही नहीं किया गया, ठीक है। तो वही सब आगे लिखा है। वी फाउंड सिंस ईयर 1974-75 to 2023-2024 total cess on crude oil collected by the government was 82,94,850 करोड़ रुपए आज तक उन्होंने इकट्ठा किए हैं, लेकिन वो पैसा खर्च ही नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं करप्शन हो रहा है और कुछ नहीं है। एन एनालिसिस बाय द हिंदू ऑफ द गवर्नमेंट्स बजट डॉक्यूमेंट शोड इट ट्रांसफर्ड 17,730 करोड़ इन 2024 एंड बजटेड ए ट्रांसफर ऑफ 19,376 करोड़ इन 2026 टू द फंड। द अदर लार्ज सेस कलेक्टेड बट नॉट एडिकेटली transferred to the relevant fund was the health and the education cess. The government had imposed an education cess at 2% with effect from April 2004. तब से 2% education cess चल रहा। आप कुछ भी लोगे 2% education के नाम पे ले लेती सरकार। In 2007 the government levied an additional secondary and higher education cess of 1% on income tax and surcharge, ठीक है, उन्होंने और बढ़ा दिया। From April 1, 2018 the levies were replaced with single 4% health and education cess. The CAG found the center did not transfer a total of 737,537 crore allocated as cess from 2018-19 to 2023-2024 to the education and the health funds। यानी कि एजुकेशन के नाम पे लगभग 8 लाख करोड़ रुपए इनको मिला, ठीक है, अभी तक उन्होंने ट्रांसफर ही नहीं किया, ठीक है। और पिछले साल की बात करें तो अभी हमने देखा 2 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख कुछ करोड़ रुपए अभी तक ट्रांसफर नहीं किए। तो वही सब बातें हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट डिटेन्ड ओवर प्रोटेस्ट अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन द स्टे डॉग्स। आई होप कि आपने पढ़ा होगा ना, काफी दिन से चल रहा है ना, कल भी पढ़ा होगा, परसों पढ़ा होगा, है ना, कि जो स्टे डॉग होते हैं यानी कि जो गली के आवारा कुत्ते होते हैं, बेसिकली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक काम करो, इनको पकड़ो और कहीं दूर छोड़ दो ले जाके, है ना। अब बहुत सारे जो एक्टिविस्ट होते हैं ना, एनवायरनमेंट को कुछ हुआ वो पहुंच गए ना, है ना, घर के अंदर चाहे एक भी पेड़ ना लगा हो, बात की बात है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ऑर्डर दे दिया गया है, आप उनको क्या करो, वहां से हटा दो। तो कुछ लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं वो वहां पर पहुंच गए और उन्होंने कहा इनको मत भगाओ। देखो आपने देखा होगा फोटो भी लगी है, शिव जी की फोटो लगी है, ओम नमः शिवाय, रक्षा करो, है ना। इधर आप देखोगे, है ना, मैं तुम्हारा सदियों से रक्षक हूं, है ना। इधर देखोगे तुम मेरे, है ना, इसमें कुछ लिखा हुआ है ना। शिव, आपको पता है कि जो आपके शनिदेव हैं, है ना, हमारे भगवान शनिदेव, उनका वो वाहन भी माना जाता है उनको, है ना। शनिवार को आपने सुना होगा, घर वाले बड़े बूढ़े कहते हैं कि हमें शनिवार को सुबह सुबह काले कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए, वो सब आप जानते हो। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इनकी वजह से डेथ कितनी हो रही है ना। आप पढ़ चुके हो, मैं जस्ट रिवाइज करा देता हूँ, है ना। आप जब इसको पढ़ोगे तो अभी का अगर मैं डाटा आपके सामने रखता हूं, है ना, जस्ट दिल्ली रिकॉर्ड्स रफली 30,000 डॉग बाइट्स केसेस ए ईयर। हर साल लगभग 30,000 केस आते हैं। और आज भी अगर आपने पढ़ा होगा इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, 2 लोगों को जोधपुर की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कुत्तों ने काट लिया, है ना। तो इनके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या किया जाए? तो एक तरीका इनको मार दिया जाए। तो मारना तो वैसे अलाउड नहीं है। राइट टू लाइफ, देखो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ अप्लाइज टू एनिमल्स, जानवरों के लिए भी अप्लाई होता है। तो ये बेसिक बात याद रखना, ठीक है। उनको भी डिग्निटी से जीने का राइट है, ठीक है। आर्टिकल 48 का ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का है कि भाई स्टेट की जिम्मेदारी है कि वाइल्ड लाइफ को इनको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। आर्टिकल 51 का ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, है ना, हमें उन्हें बचाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इतने ज्यादा हो चुके हैं। और देखो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है लोकल अथॉरिटीज को, जो आपके होते हैं ना म्युनिसिपैलिटीज, ये लोग काम ही नहीं किए। 2001 से लेकर अब तक इनके सारे डाटा फेलियर है। इन्होंने अगर ढंग से काम किया होता तो इतने कुत्तों की तादाद नहीं बढ़ती। इवन आपके जयपुर राजस्थान में भी इनको बाहर करने की बात हो रही है ना। पहले जब घर से निकलते थे, इवन अगर मैं भी घर से पहले निकलता था तो 2-3 कुत्ते मिल जाते थे रास्ते में, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब घर से निकलो तो अगर मान लो तुम्हें कुछ लेने भी जाना है, मिल्क लेने भी जाना है, तो उससे पहले गली के कॉर्नर पर 20-25 कुत्ते बैठे रहते हो। तो सोचो अगर कोई छोटा बच्चा चला जाओ, ऐसे बहुत केस होते हैं ना, हजारों लोग मारे जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें कोई भी, है ना, कोई भी हम तुम्हारे सेंटिमेंट्स नहीं सुनेंगे, है ना। कोई भी प्रोटेस्ट करेगा हम उसकी बात नहीं मानेंगे। लोगों ने किया, उसे उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया गया, ठीक है। हालांकि छोड़ देंगे, बात की बात है, समझ गए।
तो ये कुछ बेसिक बातें याद रखना। एक टॉपिक है जो पिछले 3-4 दिन से चला आ रहा है। आई होप आप पढ़ भी चुके हो, फिर भी 2-4 बेसिक आर्टिकल्स वगैरह इसके याद रखना, ठीक है। अर्बन डॉग पॉपुलेशन हैव कंटिन्यूड टू स्वेल डिस्पाइट स्पोरेडिक स्टेरिलाइजेशन ड्राइव्स बिकॉज 70% कवरेज बिलो विच रिप्रोडक्शन रिबाउंड्स हैज ऑलमोस्ट नोवेयर बीन रीच्ड, है ना। तो किया ही नहीं गया उनका। कौन सा एक्ट है? द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट, है ना, पेटा जिसे कहा जाता है ना। उसके बाद किसको प्रोहिबिट करता है? एनिमल्स को। स्ट्रे डॉग्स सब आ गए इसमें। इसका सेक्शन 11 कहता है पनिशेस एक्ट लाइक बीटिंग, है ना। अगर आपने उन्हें पीटा तो आपके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा, ठीक है। ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। 2022 में से अमेंडमेंट भी इसमें अमेंड भी किया जा चुका है। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 इशूड अंडर द पीसीए एक्ट 1960 एबीसी प्रोग्राम, इसको एबीसी प्रोग्राम कहते हैं। स्टे डॉग्स टू बी कैप्चर्ड, पकड़ो, है ना, स्टेरिलाइज्ड, वैक्सीनेटेड अगेंस्ट रेबीज, उनको रेबीज के इंजेक्शन लगाओ, एंड रिलीज बैक टू द सेम लोकेशन, वापस उस जगह पर छोड़ दो। ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने कहा ना हमारी अथॉरिटीज का ही फेलियर है ना, तो ऐसा होना पड़ रहा है। किलिंग और रिलोकेटिंग स्ट्रे डॉग्स इज प्रोहिबिटेड, आप नहीं कर सकते हो, लेकिन अभी कहा गया कि उनको कर दो क्योंकि कंडीशन ऐसे बुरे हालात हो गए। 2023 रूल्स अपडेट, बेटर मॉनिटरिंग, लोकल एनिमल वेलफेयर कमिटीज, स्ट्रॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी भी यही कहा जा रहा है कि बिफोर टैकलिंग स्ट्रे डॉग्स इशू इंडिया मस्ट काउंट देम प्रॉपरली, पहले उन्हें ढंग से काउंट करो, है ना। तो सिंपल सा याद रखना, सबसे ज्यादा कुत्ते कहाँ पर पाए जाते हैं? या नंबर ऑफ डॉग बाइट्स एंड स्ट्रे डॉग्स इन ईच स्टेट, तो मैक्सिमम कौन है? यूपी, ठीक है। अगर बात करते हो नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स एंड डॉग बाइट्स फॉर एवरी 1 लाख पीपल इन ईच स्टेट, तो पहले नंबर पे गोवा आता है, ठीक है। अगर बात करो रिजल्ट फ्रॉम ए डाटा ड्रिवन रेबीज एलिमिनेशन प्रोग्राम इन गोवा, तो कहीं ना कहीं हमने 2012 से 2019 तक जो हमारा रेबीज एलिमिनेशन था उसको भी बढ़ाया है। लेकिन देखो बात वही आ जाती है ना कि जब तुम्हें पता है कि उसके काटने से रेबीज हो रही है, सोचो, है ना, कि किसी घर में कोई इंसान है जो कमाने वाला है और उसको कुत्ते ने काट लिया और उसकी डेथ हो गई, और उसके गुस्से में उसके घर वाले उस कुत्ते को पीट भी नहीं सकते क्योंकि एक्ट बने हुए हैं। इससे बेहतर है कि उस घर की जो इनकम है, आमदनी, वही चली जाए, कुत्ते को वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये जो इशू है ना, ये मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि इशू बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। इवन अगर आप देखोगे कि देश में जो बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं उनको हटाकर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इसी को छापा है ना। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। चलते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। कैबिनेट गिव्स अप्रूवल फॉर द 4 सेमीकंडक्टर प्लांट्स। क्या होते हैं सेमीकंडक्टर? समझना, एक होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं सेमीकंडक्टर, एक होते हैं इंसुलेटर। आई होप आप सभी ने कहीं ना कहीं साइंस में पढ़ा होगा, है ना। इंसुलेटर जो बिल्कुल हीट को, मतलब कि आपके उसको नहीं पास होने देते हैं ना, जैसे रबड़ वगैरह हो गया ना। जो कंडक्टर जो बिल्कुल हाई फ्रीक्वेंसीज पास होने देते हैं, जैसे कॉपर वगैरह, सिल्वर वगैरह, है ना। सेमीकंडक्टर जो उसके बीच के होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, देखो दुनिया में, है ना, आप कुछ भी यूज कर रहे हो, आप अगर मान लो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या लगा है? सेमीकंडक्टर लगा है। लेकिन सेमीकंडक्टर में किसकी डिपेंडेंस, किसकी डोमिनेंस किसका है ज्यादा? चाइना। उधर देखोगे ताइवान, और जो ताइवान है उसे चाइना अपना क्या मानता है? पार्ट मानता है। आपने कभी ना कभी वन चाइना पॉलिसी सुना होगा, है ना, वन चाइना पॉलिसी। चाइना उसे अपना पार्ट मानता है। सोचो किसी दिन चाइना का मूड बदला, चाइना ने आधी रात को ऑपरेशन किया, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर वगैरह किए, और उसने ताइवान को कब्जा लिया। और दुनिया में 90% से ज्यादा जो सेमीकंडक्टर हो ताइवान पैदा करता है। अब सोचो दुनिया किसके ऊपर डिपेंड हो चुकी है? चाइना के ऊपर। अब चाइना अमेरिका को भी अपनी उंगली पर नचाएगा, भारत को भी, है ना, इनको तो जीने ही नहीं देगा, है ना। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम चाइना की डिपेंडेंसी से बाहर आ जाएं और हम अपने यहाँ पर सेमीकंडक्टर प्लांट लगाना शुरू कर दें। तो हमने इससे पहले भी प्लांट लगा रखे हैं, याद रखना। गुजरात के धोलेरा में पहला हमारा सेमीकंडक्टर प्लांट लगा था, ठीक है। गुजरात में टाटा ग्रुप ने पहला लगाया था, कहाँ पर? धोलेरा, ठीक है, ध्यान रखना। अब हमने क्या किया, 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट है, उनको कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया कि भाई वो भी लगा सकते हैं। तो हमारे लिए, है ना, हमारे एग्जाम के साथ साथ हमारे देश के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास होनी चाहिए। अब देखो सेमीकंडक्टर निकालना बड़ी बात नहीं है, उसको एक्सट्रैक्ट करना सबसे बड़ा चैलेंज है, और उसके लिए प्लांट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मिट्टी का एक
तुम्हें गोला मिल गया, अब उसमें से तुम्हें सेमीकंडक्टर निकालना है। अब उसकी प्रोसेस जो कितनी हार्ड होती है ना, कितनी जटिल प्रोसेस होती है, उससे गुजरना पड़ता है, और वो उसमें चाइना नंबर 1 है। इसीलिए चाइना का डोमिनेंस है हर फील्ड के अंदर। समझ में आ रही है? तो हम भी उसको हटाना चाहते हैं, तो हमने भी क्या किया, ये लगा दिए। तो ये तो हो गई समझने वाली बातें। अब कुछ एग्जाम लाइक बातें भी पढ़ लेते हैं। 2 ऑफ द प्रोजेक्ट्स विल बी भुवनेश्वर उड़ीसा, 2 भुवनेश्वर उड़ीसा में लगेंगे, ठीक है, और 1 पंजाब में और 1 आंध्र प्रदेश में लगाया जाएगा। तो 2 और 2 4 हो गए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज 4594 करोड़ रुपीज, सिंपल सा याद रखना। दिस ब्रिंग्स द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर द 76,000 करोड़ मिशन विच प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू द सेमीकंडक्टर यूनिट टू 10। तो टोटल 6 पहले थी, 4 अब 10 हो चुकी हैं। ठीक, कितने रुपए का प्रोजेक्ट है टोटल? 76,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है, 10 के 10 सेमीकंडक्टर प्लांट का। पहला गुजरात में था, लेटेस्ट 4 यहां लगे हैं। फैक्चुअल डाटा याद कर लेना। द फर्स्ट चिप फ्रॉम वन ऑफ द प्रीवियस 6 यूनिट्स, सम आर कंपीटिंग, सो इट्स नॉट क्लियर विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रोल्ड आउट बाय द एंड ऑफ द ईयर, है ना। कौन सा सबसे पहले स्टार्ट होगा ये नहीं पता, लेकिन हाँ ये स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो सिंपल सा कुछ बातें याद रखना। सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल्स व्हिच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स, यानी कि फुल कंडक्टर्स, एंड इंसुलेटर्स यानी कि बैड कंडक्टर्स, उनके बीच का होता है। सेमीकंडक्टर्स कैन बी प्योर एलिमेंट्स सच एज सिलिकॉन, ठीक है। उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, पता है ना, ऊपर वाली क्रस्ट को सियाल भी कहते हैं, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, है ना। उसके बाद सीमा कहते हैं, फिर नीफे कहते हैं, तो सिलिकॉन उसमें सबसे ज्यादा मिलता है। जर्मेनियम, ठीक है, गैलियम, ठीक है, कैडमियम, ये सब याद रखना। ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, इसमें नंबर 1 है, हमें उन्हें पीछे करना है। तो ताइवान हैज emerged as a global powerhouse in the semiconductor industry, ये सब बातें लिखी हुई हैं। 6 फोकस एरिया, अच्छा 2022 में इंडिया और यूएसए ने भी एक किया था प्रोजेक्ट जिसका नाम था इंडिया यूएस ICET डील टू एलिवेट एंड एक्सपेंड द इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज, गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस एंड द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। आपको याद है ना, हमने MSP किया था, मिनरल सप्लाई पार्टनरशिप, और जो मिनरल सप्लाई पार्टनरशिप था वो 2022 में तो आया था, इंडिया इसको 23 में ज्वाइन कर लेता है। वो किसने शुरू किया था? तो वो शुरू किया था यूएसए ने, और यूएसए ने इसे इसलिए शुरू किया था ताकि किसकी डिपेंडेंसी से निपटा जा सके, चाइना। हमने अपने क्रिटिकल मिनरल डिसाइड कर रखे हैं, कितने हैं? 30, ठीक है। हमारे इंडिया के रेयर अर्थ मिनरल्स 30 हैं क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। तो हम चाइना की डिपेंडेंसी से बाहर आना चाहते हैं, तो हमने भी क्या किए, 4 नए अप्रूव कर दिए, और कुछ भी नहीं है। तो सिंपल से बेसिक से बातें याद रखना। डिबंकिंग द मिथ ऑफ जॉब क्रिएशन, ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है ना, बस पढ़ने लायक है ना। देखो हमारे यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए एक डिपार्टमेंट है ILO, शायद आपने पढ़ा होगा, है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपका 1919 में बना था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जो लोग बेरोजगार हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे, उन लोगों को रोजगार देने के लिए इसे बनाया गया था। बाद में इसे UN का पार्ट बना दिया। अब हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई जाती हैं। तो देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं इसकी थीम समझा देता हूँ ना, पढ़ना अच्छा लगेगा तुम्हें ना, जॉब्स से रिलेटेड है। कितना पैसा सरकार ने खर्च किया, उसका आउटपुट क्या है। देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं तुमसे कह रहा हूं कि जाओ ये कार्ड ले लो और इलाज करा लेना। मेरी सरकार आ गई है, मैंने तुम्हें जैसे आयुष्मान भारत चलता है ना, ऐसे मैंने कहा कि आयुष्मान हिंदुस्तान के नाम से मैंने कार्ड बना दिया, जाओ 10 लाख का इलाज करा लेना। अब मैंने कार्ड तो दे दिया है, अब प्रॉब्लम ये है कि हॉस्पिटल ही नहीं है, कहाँ कराओगे इलाज? जाओ करा लो, चलेगा ही नहीं कहीं। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल नहीं है इतने। हर हॉस्पिटल में पहले से भर के सरकार के पहले के कार्ड चलते आ रहे हैं, तो जो गरीब आदमी है उसको इलाज नहीं हो पा रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पे, हमने इतने सारे इंसेंटिव स्कीम निकाल दिए, इतने सारे इंटेंसिव स्कीम निकाल दिए, लेकिन लोगों को रोजगार ही नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमने लोगों को एजुकेट ढंग से नहीं किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो है स्किल के अंदर, है ना। हर कोई पढ़ा लिखा है, हर किसी के पास डिग्री है, बट स्किल की जब बात आती है तो लोग फेल हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर 92-91% तो इनफॉर्मल जो आपका वो है फील्ड, उसमें जो लोग काम करते हैं, और लगभग 7-8-9% लोग हैं जो फॉर्मल फील्ड में काम करते हैं, जो फॉर्मली जॉब करते हैं। तो सरकार को फॉर्मल फील्ड को नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो पहले से जॉब कर रहा है, वो पहले से स्किल्ड है। सरकार को इनफॉर्मल फील्ड के अंदर जॉब क्रिएशन को बढ़ाना चाहिए, बस उसी की बात कर रहा है। तो पढ़ना जरा।
seems to mimic subsidizing capital, which may consequently promote existing capital labor symmetries. In effect, this may further lead to the strengthening of the bargaining power of the employers. In effect, this may further lead to the strengthening of the bargaining power employers rather than of the workers, which may enhance the already high wage gaps. This would prove detrimental for the workers, especially from the informal and low skill segments who remain excluded from the benefits of the scheme. मतलब ये वही बात कहने की कोशिश कर रहा है कि हमने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में लगभग हमने 99,446 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन उसका रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि हमारे यहाँ पर जो जॉब क्रिएशन है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, तो सिंपल सा डाटा इसको पढ़ जरूर लेना, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ फैक्चुअल नहीं है जो आपको फैक्चुअल डाटा याद करना पड़े, बस समझने का कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है। द इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025 रिवील्स दैट ओनली 8.25%, ये डाटा याद रखना, ऑफ ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयड इन द रोल्स मैचिंग देयर क्वालिफिकेशंस। Worse, over 53% of the graduates and 36% of the postgraduates are underemployed in the semi-skilled or the elementary occupations। तो बात वही हो गई कि हमारे पास इंसेंटिव है ना एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, लेकिन वो पैसा सही जगह खर्च नहीं हो रहा है, बस उसी का डिस्कशन किया हुआ है। तो अच्छा आर्टिकल है, जस्ट पर जरूर लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं, जस्टिस एंड द इक्वालिटी, दोज मोस्ट इन नीड ऑफ द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन शुड नॉट बी डिनाइड इट। देखो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, आपने देखा होगा कि आज वर्ल्ड जो आपका ऑर्गन डोनेशन डे भी है, ठीक है, ऑर्गन डोनर डे, और बहुत सारे लोग होते हैं जो मरने से पहले अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर देते हैं। कई बार क्या होता है, किसी को प्रॉब्लम है ना, किडनी फेल हो चुकी है दोनों की दोनों, तो कोई एक अपनी किडनी भी दे देता है ना। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब डोनेशन की बात आती है, ऑर्गन डोनेशन की, तो सबसे आगे महिलाएं होती हैं। अब देखना कभी भी, है ना, इवन आप देखोगे बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी देखोगे जिनके पास इतना सारा पैसा है और उसके बाद भी उनको जब जरूरत पड़ती तो उनकी बेटियां, यानी कि उनकी जो बेटियां हैं, या कह सकता हूँ वुमेन जो होती है, महिलाएं, वो ही डोनेट करती हैं। लेकिन जब उनको डोनेट करने की बारी आती है, जब किसी महिला को डोनेट करने की बारी आती है, तो जो आपने देखा होगा कॉमन सा हमारे सोसाइटी में कॉमन सी प्रैक्टिस है कि इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन अगर लड़के को प्रॉब्लम है तो पूरा परिवार उसको ध्यान करेगा, लेकिन लड़की बीमार है तो ठीक है, हो जाएगी ना, तो ऐसा होता है। तो क्या उस लड़की के लिए जो सबसे ज्यादा डोनेशन कर रही है अपने ऑर्गन्स का, क्या उसको जब जरूरत पड़ेगी तो उससे डोनेशन नहीं मिलना चाहिए? ये बस इसी थीम पर लिखा हुआ और कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं क्या है। द नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नोटो कहा जाता है, नोटो का हेडक्वार्टर याद रखना न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। Recent advisory stating that women patients and relatives of the deceased donors awaiting transplants will get priority as beneficiaries walks the path of rewriting a gender trope। तो कहा गया कि किसको मिलेगा, जो उसके डिसीज्ड है ना, उसके रिलेटिव्स को मिलेगा और किसी को भी मिलेगा। There is a gender skew as Noto's decadal data 2023 indicates। As per Noto in 2023, women constituted 63% of all living donor transplants, and yet they comprised between 24% for heart and 47% for the lungs as beneficiaries of the organs for transplantation। तो उनको करती वो डोनेशन 63% के आसपास है, मिलता उनको बहुत कम है। इन किडनी ट्रांसप्लांटेशन की अगर बात करोगे तो वुमेन वर ओनली 37% ऑफ द बेनिफिशरीज इन 2023, while फॉर लीवर वुमेन शेयर वाज 130%। ठीक है, तो ये उसके अंदर चैलेंज है, तो हमें उसे खत्म करना है। फॉर पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट वुमेन टोटल्ड अप टू 26% ऑफ द टोटल बेनिफिशरीज। एनालिसिस इन द ब्रिटिश मेडिकल जर्नल शोड दैट इन द पास्ट 5 years वुमेन कंट्रीब्यूटेड टू 36, ठीक है, 038 ऑफ द 56,509 लिविंग ऑर्गन डोनेशंस इन इंडिया। यानी कि अगर 56,000 लोगों ने डोनेट किया है तो 36,000 महिलाओं ने डोनेट किया है, ठीक है, एंड बेनिफिटेड फ्रॉम द ट्रांसप्लांटेशन इन ओनली 17,000 केसेस। लेकिन महिलाओं को बेनिफिट कितना पहुंचा है, कितनी महिलाओं को जब ऑर्गन की नीड थी तब उन्हें ऑर्गन दिया गया, तो लगभग 17,000 महिलाओं को। तो ये डाटा भी याद रखना, जो ब्रिटिश वहां से डाटा लिए गए और ये सब यहीं से लिया गया, ठीक है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, याद रखना।
इंडिया में कौन सा है? तो इंडिया में याद रखना ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया, ठीक है, जिसको हम थोटा एक्ट कहते हैं। इसको 2011 में अमेंड किया गया था। इसमें कुछ बातें ध्यान रखना। एक बात और याद रखना, इलीगल ट्रांसप्लांटेशन अलाउड नहीं है। बहुत सारे क्या है, भारत में लोगों को डिमांड है लेकिन भारत में सप्लाई नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, पैसा देते हैं, ट्रांसप्लांट करा के चले जाते हैं, लेकिन भारत में ही लोगों को क्या नहीं मिल रहे? ऑर्गन्स नहीं मिल रहे। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसे कर्ब करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए। क्या क्या अमेंडमेंट हुआ याद रखना। ए ट्रांसप्लांट कैन कम फ्रॉम द ऑर्गन्स डोनेटेड बाय द डिसीज्ड इंडिविजुअल्स और ए फ्रॉम ए लिविंग डोनर हु इज नोन टू द रिसिपिएंट। उसका नॉन होना चाहिए। अगर नॉन नहीं है तो सीधा सीधा मतलब है पैसे लेके किया गया है। ठीक है, ठीक है। अल्ट्रोस्टिक डोनेशंस फ्रॉम द डिस्टेंट रिलेटिव्स, इन-लॉज और लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स आर परमिटेड बट दे अंडरगो एक्स्ट्रा चेक्स टू इंश्योर नो फाइनेंशियल एक्सचेंज हैज ओकर्ड। आपके बहुत गहरे मित्र हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन चेकिंग होती है, कहीं पैसा वैसा तो नहीं लिया गया है। Unrelated donors must provide documents and photos to show a long-term connection or friendship with the recipient. Offering or paying for organs, arranging or advertising such deals, seeking organ suppliers, or helping to make false documents can result in up to 10 years in the jail and a fine of up to 1 crore rupees। लेकिन सबसे बड़ा रैकेट ये हॉस्पिटल में चलता है। जैसे शाम को तुम चले जाओ, है ना, 8 बजे के बाद बहुत सी जगह पर, जैसे राजस्थान में दारू बंद हो जाती है ना, अल्कोहल नहीं मिलता है, तो ब्लैक में मिल रही होती है ना। सिमिलरली, है ना, तुम्हारे आसपास बने होंगे ना, सब दिखता है। अब कभी हॉस्पिटल में जाना, है ना, वो तो चलो सबको पता है। हॉस्पिटल में जाना, किडनी चाहिए 2 करोड़ रुपए, दिल चाहिए 5 करोड़ रुपए, जो भी वैल्यू होती है ना, तो ब्लैक में मार्केटिंग में बहुत काम होता है। इसे कर्व करने के लिए हमें ये एक्ट बनाना पड़ा था। ठीक है, तो वो बेसिक सी बातें भी याद रखना। और याद रखना, किसी ह्यूमन के पार्ट्स को बेचना और ह्यूमन को बेचना ही क्या है? बैन है, इलीगल है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आता है। ठीक है, किसी इंसान को बेचना या उसके बॉडी पार्ट्स को बेचना ये क्या है? इलीगल है। समझ गए? इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कह सकता हूं। ठीक है, वो बैन भी है। क्लियर द मिथ्स, रिकॉग्नाइज ऑर्गन डोनेशंस एज अ लाइफलाइन, वही सब बातें जो अभी हमने पढ़ी हैं वही सब लिखे हुए हैं, क्योंकि आज क्या है? वर्ल्ड ऑर्गन डोनर डे है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। बेंजामिन नेतन्याहूज पुश फॉर ए नो स्टेट सॉल्यूशन। देखो, जो बेंजामिन नेतन्याहू है, आपके जानते हो आप इसको, है ना, उसने कहा कि मैं नो स्टेट सॉल्यूशन चाहता हूं। उसने कहा कि मैं क्या करूंगा, देखो 108 years after the Balfour Declaration कब हुआ था? 1917 में, when the British first posed support for the establishment of the Jewish national home in Palestine। देखो, जो ज्यूज थे, है ना, मैंने आपको कहा भी था, शायद आपने वो लेक्चर देख भी रखा होगा, जिसमें हमने बेल्फोर डिक्लेरेशन, है ना, आपके ओस्लो अकॉर्ड्स, अब्राहम अकॉर्ड सब पढ़ रखे हैं, है ना, इजराइल हमास और मिडल ईस्ट वाले कॉन्फ्लिक्ट का। तो इसमें जब ब्रिटिशर्स थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि इन्होंने कहा ज्यूस लोगों ने कि हमें एक जगह चाहिए रहने के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया कि हम अगर जीत गए तो हम तुम्हें जगह दे देंगे। वो जीत गए, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी जीत गए। तो उन्होंने कहा यार तुमने प्रॉमिस किया था, तुमने दिया नहीं। तो इन ज्यूस लोगों को उठा उठाकर कहां पर? पैलेस्टाइन में बसा दिया गया, और पैलेस्टाइन में इनको कुछ हिस्सा दे दिया गया। लेकिन ये इतने बढ़ गए कि इन्होंने बढ़ते 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 पूरे आसपास के जो रीजन थे उनसे लड़ाई करना शुरू कर दिया। आज तक 10-12 बार लड़ चुके हैं, काफी बार हमने पढ़ा भी है। इजराइल पैलेस्टाइन अभी तक चल रहा था, इजराइल हमास, इजराइल गाजा, इजराइल ईरान, काफी बार हम पढ़ चुके हैं। तो अब नेतन्याहू कह रहा है कि मैं 2 नेशन सॉल्यूशन नहीं चाहता हूं, क्योंकि जब ऐसा हुआ था 1948 में जब इजराइल बना था, तो ये कहा गया था यूनाइटेड नेशन में भी कि यार 2 नेशन थ्योरी ले आते हैं। हमने, इंडिया ने भी उसके 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया था। जैसे हम भी 2 नेशन थ्योरी बने थे, पाकिस्तान भारत, ऐसे कहा गया कि आधा इजराइल रह जाएगा, जो यहूदियों का है वो इजराइल, और जो मुस्लिमों का है वो पैलेस्टाइन रह जाएगा। लेकिन इजराइल ने बढ़ना शुरू कर दिया। क्यों बढ़ना शुरू कर दिया? क्योंकि उसके ऊपर अमेरिका का हाथ है। तुम जानते हो, पूरी कहानी हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं काफी बार। और उसने फैलते फैलते आज पूरे पैलेस्टाइन को खत्म कर दिया। अब गाजा बचा है थोड़ा सा, तो गाजा को ऊपर भी उसने मिसाइलें डाल रखी, हंग्रिएस्ट प्लेस ऑन अर्थ बन रखा है। तो अब कहा गया कि भाई एक काम करो, नेतन्याहू कह रहा है कि मैं कुछ दिन बाद क्या करूंगा, इस गाजा को पैलेस्टाइन में, उसमें इजराइल में मिला लूंगा। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अभी तक उसका सपोर्ट कर रहे थे, जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो उसका अपोज करें, नहीं भाई गलत है, ऐसा मत करना, अगर तूने ऐसा गलत किया तो हम तेरे अपोज में चले जाएंगे। बस वही इसमें लिखा हुआ और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो दोबारा से उसे लेना चाहता है। लास्ट मंथ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो आपके स्टारमर अनाउंस दैट द ब्रिटेन वुड रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। ब्रिटेन ने भी कह दिया कि वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, फ्रांस ने भी कह दिया, बहुत सारी कंट्रीज ने कहा कि हम इजराइल और पैलेस्टाइन के उसमें पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन अगर पैलेस्टाइन रिकॉग्नाइज हो जाता है, ठीक है,
तो फिर वो उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो उसने कहा कि अगर करोगे तो हम तुम्हारे अगेंस्ट चले जाएंगे। हालांकि ऐसा होगा नहीं अगर वो कैप्चर भी कर ले, क्योंकि ऊपर कौन है, ट्रम्प बैठा है, समझ गए, यूएस से बैठा है, और ये सब उसी के पीछे हो रहा है। हम काफी बार पढ़ चुके हैं तो ज्यादा हम इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर तुम ये मैप देखोगे तो इधर ये पूरा का पूरा गाजा वाला रीजन है, इसको इजराइल अपने पास मिलाने में लगा हुआ, पूरा इजराइल बन चुका है ये, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। इवन आफ्टर द ओस्लो अकॉर्ड्स ऑफ 1993 एंड 1995, ये ओस्लो अकॉर्ड्स क्या हैं तो ये आपको उस इजराइल हमास वाले कॉन्फ्लिक्ट वाले वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार वो देख लेना, अगर नहीं देखा है तो आई होप देख लिया होगा, ठीक है। काफी बार लड़ चुके हैं, अभी तक लड़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट, रिटेल इन्फ्लेशन हिट्स 8-year लो ऑफ 1.55% एज फूड प्राइसेस ड्रॉप। देखो जो इन्फ्लेशन होता है ना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है ना, समझना, इन्फ्लेशन और एक होता है डिफ्लेशन, है ना, मार्केट में महंगाई और मंदी का आना। इस महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और दोनों एग्रीमेंट करते हैं 2015 में, और कहते हैं कि हम दोनों मिलकर इसको कंट्रोल करेंगे, और एक फॉर्मूला बनाते हैं 4 + -2, 4 + 2 6, 4 - 2 2, और बोले कि इसको इन्फ्लेशन को इसके बीच में रखेंगे, डन हो जाता है। 2016 में इस एग्रीमेंट के बाद एक कमेटी बना दी जाती है जिसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, हमने काफी बार पढ़ा भी है। उस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने लोग होते हैं तो उसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं। 3 कहां से होते हैं तो आरबीआई से होते हैं, और 3 कहां से होते हैं तो 3 आपके गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। उससे लीड कौन करता है तो आरबीआई का गवर्नर करता है, उसे लीड संजय मल्होत्रा, ठीक है, उसे लीड करते हैं, जो भी बनता है। अब इस एमपीसी का काम है कि मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मार्केट में कैसे पता चलता है? अब न्यूज क्या है समझना, मार्केट में रिटेल इन्फ्लेशन 1.5% हो चुका है, यानी कि 2 से भी नीचे जा चुका है। 4 + 2 6 ठीक था, 4 - 2 2 ठीक था, लेकिन तो 1.55 आ गया, बहुत कम चला गया। कल को 0 हो जाएगा तो बर्बाद हो जाएंगे हम। इन्फ्लेशन 0 होना भी बर्बादी है, ध्यान रखना। इन्फ्लेशन 0 होने का मतलब है कि देखो मार्केट में जब लोग प्रोडक्शन होगा, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, लोग डिमांड करेंगे तो चीज की वैल्यू बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन तो आएगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन ही नहीं आ रहा, इन्फ्लेशन ही 0 हो गया तो मार्केट तो बर्बाद हो जाएगा। तो उससे 4 + -2 की रेंज में रखने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमपीसी कमेटी बनाकर किसे दे दी? आरबीआई को। तो जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इधर उधर भागता है, 4 से 6 के बीच में ठीक है, 2 से 6 के बीच में ऊपर जाने की कोशिश करता है, नीचे आने की कोशिश करता है, तो आरबीआई तुरंत घबरा जाता है, और आरबीआई सोचता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वरना तो सरकार दुखी करेगी। तो आरबीआई क्या करता है, एमपीसी बैठाता है। साल में कितनी बार बैठती है? 4 बार बैठती है ना। मिनिमम है, कंपलसरी ये बैठती 6 बार है ना, तो कंपलसरी 4 बार है, बैठते 6 बार, हर 2 महीने में बैठते हैं। और फिर ये एक ही हथियार है इनके पास, तो एक ही एटम बम है जो मार देते हैं फेंक के, कौन सा? रेपो रेट। वो रेपो रेट को कंट्रोल कर लेते हैं। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, रेपो रेट क्या होता है? उस रेट पर, जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई किसी बैंक को पैसा देता है, आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगा, लोगों की जेब में पैसा कम हो जाएगा, या रेपो रेट कम कर देगा, लोगों की जेब में पैसा ज्यादा आ जाएगा, समझ गए। और ऐसे करके वो क्या कर लेता है, मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल कर लेता है। तो अभी हालात इतने बुरे चल रहे हैं कि 2017 से भी बिलो क्या हो चुका है, हमारा इन्फ्लेशन हो चुका है, जो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। अब कुछ ना कुछ आरबीआई करेगा, रेपो रिवर्स रेपो रेट में चेंजमेंट कर देगा। अभी मैंने उस दिन पढ़ाया था, जो रेपो रेट थी उसको 5.50 पर ही रखा गया है, उसको फिक्स रखा गया, चेंज नहीं किया गया। अब देखना तुम जरूर इसको डेफिनेटली चेंज कर देंगे, क्योंकि इधर इन्फ्लेशन गिरता ही जा रहा है, समझ गए। तो ये मेरे लिए या सरकार के लिए खतरे की घंटी है और कुछ नहीं है, ठीक है। और जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है वो किस पर डिसाइड होता है, ये हम पढ़ चुके पहले। रेपो रेट क्या होता है, आई होप आपको पता होगा ना। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एसएलआर भी हमने पढ़ा था उस दिन, सीआरआर भी हमने पढ़ा था, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, रिवर्स रेपो रेट है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इनको मापा कैसे जाता है? तो आरबीआई इनको मेजर करता है इन 2 चीजों पर, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई। लेकिन आरबीआई किस पे फोकस करता है? सीपीआई पे ज्यादा फोकस करता है, ध्यान रखना। डब्ल्यूपीआई भी एक तरीका है मेजरमेंट का, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का, सीपीआई भी एक तरीका है, लेकिन आरबीआई सीपीआई को मानता है। अब क्या है सीपीआई, क्या है डब्ल्यूपीआई? तो सिंपल सी भाषा में समझना, सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि मैं कंज्यूमर हूं, मैं एंड यूजर हूं उस प्रोडक्ट का, मेरे लेवल पर तुमने उस प्रोडक्ट में कितना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया, वो क्या हो गया? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जैसे मैं 10 रुपए का प्रोडक्ट ला रहा था कोलगेट आपसे, है ना, और आज आपने कहा कि नहीं यार इसका प्राइस 11 हो गया, तो मेरे बिहाफ पर 10% उसमें इंक्रीमेंट हो गया ना। लेकिन आप किसी होलसेलर से लाते हो, आप दुकानदार हो, तो उस होलसेलर ने 10 का 10 ही रखा, उसने पैसे नहीं बढ़ाए, लेकिन तुमने 11 रुपए कर दिए। समझ में आ रही है?
तो वो जो इन्फ्लेशन वहां नहीं हुआ, यहाँ हुआ है। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर निकाला जाता है कि कंज्यूमर को चीज कितनी महंगी पड़ रही है, कितनी सस्ती पड़ रही है, और वो होलसेल के रेट पर निकाला जाता है कि होलसेल के रेट पर कितनी चीजों में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है। उसे हम WPI कहते हैं, इससे CPI कहते हैं। बस याद रखना फैक्ट इतना सा है, CPI गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में निकलता है। गुड्स यानी कि जो भी प्रोडक्ट है, कोलगेट, मार्कर, पेन, जो भी है। सर्विसेज यानी कि कल तुम नाई के पास गए, बाल कटवाने गए, नाई ने कहा कि नहीं मैं तो 50 नहीं, मैं तो 80 रुपए लूंगा बाल काटने के, हो गया ना इन्फ्लेशन, तो वो सर्विस भी उसमें आती है, समझ गए। अब हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल सर्विस सेक्टर में आता है, ठीक है, ये सब भी उसमें काउंट होता है। बट याद रखना WPI में सिर्फ गुड्स को काउंट किया जाता है, उसमें कभी भी सर्विसेज को काउंट नहीं किया जाता है। और इनका जो बेस ईयर है वो कौन सा है, तो आपका जो CPI है उसका बेस ईयर कौन सा है, आपका 2011-12, और इसका जो बेस ईयर है वो कौन सा है, 2012। समझ गए। बेस ईयर वो होता है जिस ईयर से हम कंपेयर करके, है ना, उसको आज के करंट ईयर में कंपेयर करते हैं कि उससे कितना आगे है, उससे कितना पीछे है, ठीक है। जैसे हमारा GDP का बेस ईयर चेंज करने की बात हो रही है ना, आपने पढ़ा होगा, है ना, पढ़ चुके पहले, है ना, उसको चेंज करने की बात हो रही है क्योंकि कोरोना के बाद हमारी जो मार्केट थे वो गिर गए थे, तो हमें लगा कि यार हमें दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट करना चाहिए, तो हम GDP का बेस ईयर भी चेंज करने वाले हैं। सिमिलरली यहाँ पर इनकी क्या है, बेस ईयर होते हैं। RBI किस पे फोकस करता है, जब CPI में कुछ होता है तो RBI तुरंत एक्टिव हो जाता है। 4+-2 जानते हो, RBI हम MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आप जानते हो, उसका हेड कौन होता है, गवर्नर ऑफ RBI भी आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है। Retail inflation in India slipped to 1.55% in July, its lowest rate since June 2017. वही सब बातें हैं। This is below the Reserve Bank of India's comfort band of 2% to 6%. वही सब बातें हैं। The Consumer Price Index released by the Ministry of Statistics and the program implementation on Tuesday shows inflation easing for 9 consecutive months. In the food basket, there was deflation in the key items such as vegetable, pulse, spice, meat, है ना, इनके रेट कम हो गए इसलिए हो रहा है। तो हो सकता है इनके रेट बढ़ा दिए जाए दोबारा से ना, तो इस वजह से भी ऐसा हो रहा है ना। WPI 2011-12 बेस ईयर है, इसका 2012 है। ये हर महीने के 14th को रिपोर्ट आती है, इसकी हर महीने के 12th को रिपोर्ट आती है। ध्यान रखना, ये 697 प्रोडक्ट है, इसमें 299 प्रोडक्ट आज के दिन इंक्लूडेड हैं। ये बेसिक से बातें याद रखना, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, आई होप कि आज के लिए इतना ही था, एंड आई होप आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है, तो आप एनी टाइम आकर पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं और अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं दोबारा से फिर कभी किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।